Hello students, I welcome you in the new video of French Revolution. पहली वीडियो में हमने लगभग आधे चैप्टर की समरी बताई हिंदी में. अब रिमेनिंग पार्ट. तो 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एडॉप्ट कर लिया गया और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक राजतंत्र. इसमें इट मीन्स के उस टाइम फ्रांस में राजा का शासन भी था, राजतंत्र भी था और संविधान भी था. राजा की पावर को लिमिट कर दिया गया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वलिटी दिए गए. नाउ फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की. अब फ्रांस में जो कुछ हो रहा था, जिस तरीके से राजा के खिलाफ बगावत कर दी गई थी, राजा के खिलाफ विरोध के स्वर उठ गए थे, तो इसको देख करके जो फ्रांस के दूसरे पड़ोसी देश थे वो चिंतित थे और फ्रांस का जो राजा था उसने सीक्रेटली गुपचुप तरीके से प्रशा के राजा से संधि कर ली थी और वो तैयार हो गए थे कि हम जो है फ्रांस में सेना भेजेंगे और ये जो विरोध के स्वर, ये जो बगावत हो रही है उसको दबाएंगे. लेकिन उससे पहले ही फ्रांस के लोगों ने अपनी सेना बनानी शुरू करी, नए नए क्लब बनने शुरू करे और वहाँ पर लोग जो है आर्मी ज्वाइन करने लगे और वहाँ पे मर्साइल बना और ये मर्साइल बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बना. इस तरीके से फ्रांस के जो लोग थे, जो आम लोग थे, वो तो सेना में लड़ाई लड़ रहे थे जाकर के अपने देश के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए, और जो महिलाएं थी वो घर के काम कर रही थी, रोजी रोटी की व्यवस्था कर रही थी. तो वीमेन का भी पार्टिसिपेशन हो रहा था. इस बीच फ्रांस में कई सारे नए पॉलिटिकल क्लब बनने शुरू हो गए थे. ये पॉलिटिकल क्लब अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे थे और इक्वालिटी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी लाने के लिए फ्रांस में पूरी तरीके से मोनार्की को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे. इसी में एक क्लब था जैकोबिन्स क्लब. ये एक सेंट के नाम से, जो फादर जैकोबिन्स थे उनके नाम से इसका नाम पड़ा था जैकोबिन्स. जैकोबिन्स का जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था और इसमें आम लोग थे, गरीब लोग थे, जो पीजेंट थे, पेस्ट्री वर्कर थे, जो आर्टिसंस थे, वो गरीब लोग इसमें शामिल थे, बेकर्स थे, वो इस जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे. तो इन लोगों ने अपनी एक अलग ड्रेस डिज़ाइन की थी. ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे, एक अलग पहचान बनाई थी. इस बीच 1792 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए और 21 ईयर्स कोई भी मेल, कोई भी पुरुष जिसकी ये 21 ईयर्स हो, भले ही उसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उसको वोटिंग राइट दे दिया गया. और 1792 में पहली बार यहाँ पे जो असेंबली चुन करके आई उसको नाम दिया गया कन्वेंशन. और इस तरीके से फ्रांस में पूरी तरीके से मोनार्की ख़त्म हो गई और वहाँ पे रिपब्लिक आया. रिपब्लिक का मतलब है द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र, जहाँ पर जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो जनता के द्वारा चुना गया होता है, उसको रिपब्लिक कहते हैं. नाउ रीजन ऑफ टेरर. रीजन ऑफ टेरर या आतंक का क्षेत्र, ये 1793 से 94 का समय था. इस टाइम जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, जो जैकोबिन्स क्लब का लीडर था, वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया था और उसने जितने भी जो भी लोग थे जो डेमोक्रेसी का विरोध करते थे, जो क्लरेजी थे, जो नोबेलिटी थे, उन लोगों को जेल में डाला, उन लोगों को मरवा दिया गया एंड एक तरीके से डर और भय का माहौल उसके रीजन में, उसके शासनकाल में बना.
इसलिए ये रीज़न ऑफ टेरर है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या क्या काम किए, एक तो ब्रेड को राशन कर दिया, ब्रेड और मीट राशन पे मिलने लगे। जैसे हमारे यहाँ पे राशन कार्ड होते हैं, हम राशन कार्ड लेकर के गल्ले की दुकान पे क्या करने जाते हैं, राशन लेने के लिए जाते हैं कंट्रोल रेट पे। इसी तरीके से ब्रेड और मीट को राशन कर दिया गया और जो भी लोग थे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब लोगों के लिए एक जैसी ब्रेड बनने लगी। और किसानों को मजबूर किया गया कि वो शहर में आकर के अपनी फसल को उस रेट पे बेचें जिस रेट पे जो रेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। और जो चर्च थे वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिसेज बना दिए गए, ठीक है, और बैरक बना दिए गए। ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम था। अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को 1794 में कोर्ट ने हटा दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम खत्म हुआ तो यहाँ पे डायरेक्टरी रूल्स आया, मतलब 2 लेजिस्लेचर असेंबली बनाई गई और उसमें 5 डायरेक्टर रखे गए। जो एग्जीक्यूटिव थे वो डायरेक्टर थे, लेकिन वो जो डायरेक्टर थे उनके भी क्लैशेज होते रहते थे। एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है वो लोग जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इनके टकराव होते रहते थे। डायरेक्टर्स के 5 डायरेक्टर होते थे जिसको डायरेक्टरी रूल कहा गया। और यहाँ पर इस तरीके से फ्रांस में स्टेबिलिटी नहीं रही, सरकार अस्थिर हो गई। जो भी सरकार राजा के, और जो ये थे किंग लुईस 16, इसको जो है जनता ने वहाँ पर हैंग कर दिया, मार डाला गया 1793 में। और उसके बाद उसकी जो महारानी थी उसको भी मार डाला गया। अब है वीमेन हैव ए रिवोल्यूशन, महिलाओं ने भी रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। नॉर्मली जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी वो छोटे मोटे काम किया करती थी, जैसे फ्लावर बेचने का, वेजिटेबल्स बेचने का, अमीर लोगों के घरों में नौकर की तरह काम करने का, इस तरीके के काम वो किया करती थी। उस टाइम जो आम महिलाएं थी उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, केवल जो रिच जो नोबेलिटी जो नोबल लोग थे, जो संभ्रांत कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हीं की लड़कियों को ही एजुकेशन मिला करती थी कॉन्वेंट में, ना ही इनको ट्रेनिंग मिलती थी। और इन लोगों को जो महिलाएं थी उनको पुरुषों के कंपैरिजन में कम मजदूरी दिया करते थे। तो यहाँ पर फ्रांस में पॉलिटिकल वीमेन ने अपने पॉलिटिकल क्लब बनाए, लगभग 60 से ज़्यादा पॉलिटिकल क्लब बने फ्रांस के अंदर। और इन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट की डिमांड की कि हमको वोटिंग राइट दिया जाए, हमको इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया जाए, और हम भी उच्च पदों पर जाकर के बैठे, हमको एजुकेशन मिले, महिलाओं को एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले और उनका ही डेवलपमेंट हो सके। इस तरीके की डिमांड इन महिलाओं ने की। और उसका क्या असर हुआ कि महिलाओं के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया, महिलाओं को एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई, और अब वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी और डिवोर्स को लीगल कर दिया गया, मतलब वो अपनी मर्जी से तलाक ले सकती थी। अब जो है महिला हो या पुरुष कोई भी डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये स्लेवरी है, गुलामी प्रथा। ये एक्चुअली ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहलाता है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड मतलब त्रिकोणीय स्लेव ट्रेड। इसमें क्या था कि जो फ्रांस के जो 2 पोर्ट थे, नैंटीज एंड बोर्डिंग्स, वहाँ से जो मर्चेंट थे वो कैरेबियन सी पे जाते थे, और कैरेबियन सी में जो वेस्ट इंडीज़, आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम खेलती है, यहाँ पे ट्रिनिडाद टोबैगो, जमैका, ऐसे स्टेट हैं, क्यूबा, यहाँ से ये जो नीग्रो जाति के अफ्रीकन लोग थे, इनको खरीद करके लाते थे। उस टाइम गरीब जो गुलाम होते थे, जो नीग्रो जाति के लोग होते थे, उनको बेचा जाता था। जैसे हमारे समय में इस टाइम
गाय भैंस भेड़ बकरी बेचे जाते हैं, बाजार लगते हैं जानवरों के पशुओं के, ऐसे ही उस टाइम गुलामों को खरीदा जाता था। तो ये अफ्रीकन कोस्ट में जाकर के वहाँ से गुलामों को खरीद के लाते थे। उनको 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी, उनको जंजीरों में जकड़ करके ले आते थे और अमेरिका और यूरोप के देशों में जाकर के प्लांटेशन के ओनर होते थे उनको बेच देते थे। तो अफ्रीका की कोस्ट से, कैरेबियन से ये यूरोप और अमेरिका जो थे यहाँ पे ला करके इनको बेचा जाता था, क्योंकि उस टाइम यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में इंडिगो की, शुगर, टोबैको, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उनको प्लांटेशन में काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे, गुलाम चाहिए थे। पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कम होती थी, इसलिए इनको जो नीग्रो जाति के जो ब्लैक लोग होते थे उनको खरीद करके वहाँ पे ले जाया जाता था। इसी को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं। ये 17वीं सेंचुरी में था, लेकिन 18वीं सेंचुरी तक आते आते अब इसको जो गुलामी प्रथा थी इसको ख़त्म करने की डिमांड होने लगी थी। 1793 में जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर यहाँ का शासक बना फ्रांस का, तो उसने ये गुलामी प्रथा ख़त्म कर दी थी। लेकिन उन अमीर लोगों के और जो रिच लोग थे उनके दबाव में नेपोलियन ने फिर से इसको शुरू कर दिया था। ये था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब है नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे ये फ्रांस की आर्मी का एक जनरल था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का रूलर बन गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि फ्रांस में डायरेक्टरी रूल था, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, सरकार कोई बन नहीं पा रही थी, बनती तो चल नहीं पा रही थी। तो नेपोलियन जो आर्मी का कमांडर था वो 1804 में फ्रांस का रूलर बन गया और उसने यूरोप के दूसरे देशों में अपनी सेनाएं भेजी और वहाँ पे दूसरे देशों से राजा को, मोनार्की को ख़त्म करके अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ पे राजा बना दिया। शुरू में तो नेपोलियन का स्वागत किया यूरोप के लोगों ने, क्योंकि उनको लगा कि हमारे देश से जो डायनेस्टी रूलर है, जो राजा का शासन है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन ने एक तरीके से उनको धोखा दिया और इसने जो मेन काम किए थे, एक तो सिविल कोड लागू किया था और जो वेट और मेजरमेंट है, जो हम आज किलो में तोलते हैं और मीटर में चीज़ों को नापते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करने का काम इस नेपोलियन बोनापार्टे ने किया था और सिविल कोड लाया था। और 1815 में लास्ट में नेपोलियन बोनापार्टे वाटरलू के युद्ध में हार गया था। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये उसकी पूरी स्टोरी है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। नाउ थैंक यू वेरी मच।